दुनिया का सबसे बड़ा खेल इवेंट उसमें से एक है वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन ये लगातार खबरों में है फुटबॉल के अलावा दूसरी वजहों से, पॉलिटिकल वजहों से। हम सब जानते हैं 20 नवंबर को कतर में वर्ल्ड कप शुरू हुआ। आज उसका तीसरा दिन है और 3 दिन में हो चुके हैं 4 बड़े कांड। पहला, कतर ने भारत के भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक को मेहमान बनाकर बुलाया। भारत में पूरे दिन ट्विटर पर #बायकॉट कतर 2022 ट्रेंड हुआ। नंबर 2, ईरान की टीम ने मैच से पहले नेशनल एंथम गाने से मना किया। उन्होंने ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रोटेस्ट को समर्थन दिया। नंबर 3, इंग्लैंड की टीम ने ईरान के खिलाफ मैच से पहले घुटने टेक कर ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट किया। कई लोगों ने कहा कि समलैंगिकों को भी सपोर्ट किया, जिस पर कतर में प्रतिबंध है। आरोप लगा इंग्लैंड खेलों का राजनीतिकरण कर रहा है। और नंबर 4, वर्ल्ड कप शुरू होने से 48 घंटे पहले शराब पर बैन लगा और इसको लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट। कहा यह भी जा रहा है कि यह स्पोर्ट्स इवेंट से ज्यादा धार्मिक जमावड़ा बन गया है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर एक एक कर बात करेंगे और समझेंगे कतर वर्ल्ड कप में इतना बवाल क्यों, फीफा वर्ल्ड कप में राजनीतिक प्रोटेस्ट का इतिहास क्या रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। इसमें पहले जाकिर नाइक की बात। 19 नवंबर को अल अरबिया न्यूज में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। दावा कि कतर ने इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को अपने यहां आमंत्रित किया। रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुका है। टूर्नामेंट के दौरान कई धार्मिक आयोजनों में भाषण देगा। अभी यह साफ नहीं कि इसका फीफा वर्ल्ड कप से कोई सीधा संबंध है या नहीं। कतर की तरफ से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जाकिर नाइक के कतर पहुंचने के बीच भारत में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कतर में चल रहे वर्ल्ड कप को बायकॉट करने की मांग शुरू हुई। लोगों ने लिखा, जिस तरह नूपुर शर्मा के मामले में कतर ने भारत के राजदूत को समन भेजा, उसी तरह भारत को भी कतर के राजदूत को बुलाना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए। जाकिर नाइक पर इतना बवाल क्यों है? जाकिर नाइक पेशे से डॉक्टर, बाद में इस्लामिक प्रचारक बन गया। असली इस्लाम की शिक्षा बांटने का दावा करने लगा। जाकिर नाइक अहमद दीदात से प्रभावित था। अहमद सूरत में पैदा हुए, बाद में परिवार साउथ अफ्रीका में बस गया। दीदात पर आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप था। उसके ओसामा बिन लादेन के परिवार से अच्छे रिश्ते थे। रिपोर्ट्स हैं कि अहमद दीदात का एक संगठन लादेन के पैसों से चलता था। उसने अपने एक दोस्त के साथ डरबन में इस्लामिक प्रोपगेशन सेंटर इंटरनेशनल यानी IPCI की नींव रखी थी और इसकी इमारत को एक समय बिन लादेन सेंटर के नाम से जाना जाता था। जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF की स्थापना की थी। 2016 में यह संगठन भारत में 2016 से प्रतिबंधित है। 5 साल का बैन लगा था, फिर 2021 में इस बैन को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। उसका अपना टीवी नेटवर्क भी है, पीस टीवी के नाम से। इसको भारत, कनाडा, श्रीलंका, UK और बांग्लादेश ने बैन किया है। लेकिन बैन के बावजूद उसके वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचते रहते हैं। 2016 में ढाका की मशहूर होली आर्टिसन बेकरी में बम धमाका हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। और 2019 में ईस्टर के दिन श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक घटना बांग्लादेश की, एक श्रीलंका की। कॉमन फैक्टर क्या था? इन दोनों आतंकवादी हमलों में शामिल जो आतंकवादी थे वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित थे। एक और उदाहरण जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि भारत क्यों मुखालफत कर रहा है। 2016 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने जाकिर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। उस वक्त वो मलेशिया में था, लेकिन जांच में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं लौटा। NIA ने उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कोशिश की। इंटरपोल ने सबूतों की कमी के चलते मांग को तब ठुकरा दिया। भारत ने जाकिर नाइक को हेट स्पीच, जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता के आरोप में फिर भगोड़ा घोषित किया। मई 2020 में भारत ने मलेशिया सरकार को आधिकारिक आवेदन भेजा। इसमें जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की अपील की गई थी, लेकिन मलेशिया की सरकार ने उसको भारत भेजने से इनकार कर दिया। जाकिर नाइक के कतर पहुंचने पर भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अगर कोई ऐसा पक्ष आता है तो हम वो अपडेट भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं। 21 नवंबर को ग्रुप बी में ईरान और इंग्लैंड का मुकाबला। मैच को इंग्लैंड ने 6-2 के अंतर से अपने नाम किया, पर मैच नतीजे से ज्यादा 2 प्रोटेस्ट के लिए सुर्खियों में रहा। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों का नेशनल एंथम बजाया गया। खिलाड़ियों द्वारा नेशनल एंथम गाने की परंपरा रही है। इंग्लैंड ने इसका पालन किया, लेकिन ईरानी खिलाड़ियों ने चुप्पी साध ली, नेशनल एंथम नहीं गाया। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद ईरानी दर्शकों ने भी उनका समर्थन किया और कुछ ने एंथम की हूटिंग की। वो 1979 से पहले वाला यानी इस्लामिक क्रांति से पहले वाला ईरान का राष्ट्रगान गाते हुए भी नजर आए।
कुछ दर्शक अपने साथ इस क्रांति से पहले वाला ईरान का झंडा भी लेकर आए थे। ये सारी हरकत ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए की गई थी। ईरान में सितंबर 2022 में महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस हिरासत में मौत हुई और उसके बाद से जनता सड़कों पर उतरी है। अलग अलग धड़े के लोग अपने ढंग से प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं और ईरान की सरकार उन्हें कुचलने की हर संभव कोशिश कर रही है। वैसे इस घटना पर एक अपडेट और है। ईरान की फुटबॉल टीम के मैनेजर ने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि खिलाड़ियों को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं होगी, तो खिलाड़ियों ने चुप्पी को ही अपना प्रोटेस्ट बना लिया। इसी मैच में इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक कर ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट किया। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी वन लव का आर्म्स बैंड पहनकर मैदान में उतरने की बात कर रहे थे। ये बैंड सामूहिकता को प्रदर्शित करता है। इसे समलैंगिक संबंधों के समर्थन के तौर पर भी देखा जाता है। कतर में समलैंगिक संबंधों की इजाजत नहीं है। इसके लिए 7 साल की कैद से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है। फीफा ने यह वजह तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने मैच से पहले ही वन लव आर्म्स बैंड पर बैन लगाने का ऐलान किया और यह भी कहा कि जो ये बैंड पहने दिखेगा उसे मैच में येलो कार्ड दिखा दिया जाएगा। इसके बाद इंग्लैंड और वेल्स की टीमों ने वन लव वाली पट्टी पहनने का फैसला छोड़ दिया, पर घुटने टेक कर अपना विरोध जताया। ये तो हुई खिलाड़ियों की बात। वर्ल्ड कप देखने आए दर्शक भी मेजबान कतर से कम नाराज नहीं। वर्ल्ड कप की शुरुआत से 48 घंटे पहले फीफा ने स्टेडियम में अल्कोहल की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया। पहले बताया गया था कि ऐसी कोई रोक नहीं रहेगी, फिर टूर्नामेंट से ठीक पहले फीफा ने यू टर्न लिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये फैसला कतर की रॉयल फैमिली के दबाव में लिया गया। कतर में सार्वजनिक जगहों पर अल्कोहल की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी है, तो यहीं पर एक दोगलापन नजर आता है। फीफा ने कहा स्टेडियम के अंदर कॉर्पोरेट बॉक्स में अल्कोहल सर्व किया जाता रहेगा, पर आम दर्शक नहीं पी सकते। इसके अलावा स्टेडियम से इतर तय जगहों पर भी अल्कोहल की सप्लाई बनी रहेगी और बनी रहेगी। हमारी नज़र फीफा वर्ल्ड कप पर, उसके इर्द गिर्द की राजनीति पर और तमाम बड़ी हलचलों पर। बाकी गेम से जुड़े अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स चैनल को जरूर देखिए। हम वर्ल्ड कप से अब कुछ आगे बढ़ते हैं फीफा के इतिहास में और पुराने वर्ल्ड कप के बड़े पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बारे में जानने के लिए। पहला, उरुग्वे का बहिष्कार। साल था 1930, पहला फीफा वर्ल्ड कप। इसका आयोजन हुआ। मेजबानी मिली दक्षिण अमेरिका के देश उरुग्वे को। उस समय टूर्नामेंट में टीमों के क्वालिफिकेशन के लिए कोई नियम तय नहीं था, इसलिए यह हुआ तय कि फीफा के सारे मेंबर इसमें हिस्सा लेंगे। सब ने खेलने के लिए हामी भर दी, पर यूरोप के कुछ देश पीछे हट गए। बोले कि उरुग्वे बहुत दूर है, इतनी दूर सफर करना मुश्किल है, तो वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। जब ये बात मेजबान उरुग्वे के सामने रखी गई तो उसने एक प्रपोजल दिया। कहा हम सब टीमों के आने जाने का खर्चा उठाएंगे। हालांकि तब उरुग्वे आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन के काले बादल थे, फिर भी उरुग्वे ने बड़ा दिल दिखाया। इसके बावजूद यूरोप के देशों का बहिष्कार खत्म नहीं हुआ, वो नहीं आए। टूर्नामेंट उरुग्वे ने जीता। 1934 अगला फीफा वर्ल्ड कप। इस बार मेजबानी मिली यूरोप के देश इटली को और पिछले चैंपियन उरुग्वे ने लिया बदला। उसने टूर्नामेंट में आने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, पिछला विनर ही टूर्नामेंट में नहीं आ रहा तो उसकी शान कितनी घट जाती है। वजह वही कि तब यूरोपियन देशों ने नखरे दिखाए थे, अब हम अपना आत्मसम्मान दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप से जुड़ा एक और किस्सा सुनिए। दूसरा किस्सा, मुसोलिनी की ब्लैक शर्ट टीम का किस्सा। हमने आपको 1934 के वर्ल्ड कप के बारे में बताया। अब अगला वर्ल्ड कप 1938 का। इसकी मेजबानी मिली यूरोप के एक देश और फ्रांस को। तब तक दुनिया के नेताओं ने यह बात सीख ली थी कि इस तरह के आयोजन में अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है, राजनीतिक उल्लू सीधा किया जा सकता है। मसलन 2 बरस पहले 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स के आयोजन की पेशकश हुई थी। हिटलर पहले इसके खिलाफ था, तैयार नहीं था। मंत्रियों ने समझाया प्रोपेगेंडा का प्रचार का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो राजी हो गया और बर्लिन में ओलंपिक का भव्य आयोजन हुआ। पर इसमें ओलंपिक से ज्यादा नाजी प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ और इसके जरिए हिटलर ने नाजीवाद को पूरे देश में स्थापित कर दिया। उस समय इटली में भी एक तानाशाह का शासन था, नाम मुसोलिनी। उसने जर्मनी के उदाहरण से सीख ली और उसके आदेश पर 1938 के फ्रांस में हुए फीफा वर्ल्ड कप में इटली की टीम ब्लैक शर्ट पहनकर उतरी। ये ब्लैक शर्ट मुसोलिनी के लठैतों की, गुंडों की आधिकारिक ड्रेस हुआ करती थी। इस टीम से फुटबॉल की फांसीवादी सलामी भी दिलवाई गई मुसोलिनी को याद करते हुए। उस समय इटली के कोच थे विटोरियो पोज़ो। उन्होंने एक अखबार को फ्रांस गई इटली टीम का हाल बयान करते हुए तब कहा था, जब हम स्टेडियम में दाखिल हुए और मेरे खिलाड़ियों ने वहां फांसीवादी सलामी दी, तब हम पर भद्दी टिप्पणियां की जा रही थी। हंगामा कितने वक्त चला ठीक से नहीं बता सकता, पर मैदान पर मौजूद जर्मन रेफरी और नॉर्वे के खिलाड़ियों ने हमारे चेहरे पर चिंता के भाव महसूस किए, पर हमें एक बार फिर हाथ उठाकर फांसीवादी सलामी देनी पड़ी, ये दिखाने के लिए कि हमें किसी का डर नहीं है। इटली की टीम की इस हरकत ने यूरोप के देशों को असहज कर दिया, लेकिन उस समय वो इसकी तासीर का आकलन करने में नाकाम रहे। नतीजा दूसरा वर्ल्ड वॉर और बेहिसाब तबाही।
तीसरी घटना कई दशक आगे आ जाते हैं, 2002 की है, जब फीफा में मेजबानी को लेकर झगड़ा हुआ। एशिया में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2002 में पहली बार हुआ। मेजबानी दो देशों को मिली, जापान और साउथ कोरिया, लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही विवाद शुरू हो गया। वजह बनी टिकट का एप्लीकेशन फॉर्म। कोरियन फैंस का कहना था कि फॉर्म पर जापान के आगे कोरिया शब्द का इस्तेमाल किया जाए, वरना वो जापान में खेल नहीं होने देंगे। इस बरस का फाइनल हुआ जापान के योकोहामा में। कोरियाई फैंस ने इसके खिलाफ जापान के दूतावास के सामने प्रोटेस्ट भी किया। इस विवाद के बाद दोनों देशों के राजनीतिक संबंध खराब हो गए थे। चौथी और आखिरी घटना की तरफ चलते हैं। 2006 में फीफा वर्ल्ड कप जर्मनी में आयोजित हुआ। उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद। टूर्नामेंट की शुरुआत के वक्त उनका एक बयान विवादों में घिर गया। उन्होंने कहा था समूचे इजराइल को मिडिल ईस्ट से हटाकर यूरोप में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। वो ये भी बोले कि यहूदियों का नरसंहार झूठी घटना भी हो सकती है। इन बयानों के चलते दुनिया भर में ईरान की किरकिरी हुई। मांग उठी कि ईरान की फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाए। कई जगह प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उस समय की जो जर्मन चांसलर थी एंजेला मर्केल, उन्होंने ईरान की फुटबॉल टीम पर प्रतिबंध से इनकार किया और कहा कि इस टीम का उसके राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। जब कभी खेल पर राजनीति हावी होती है, तब कहा जाता है दोनों चीज़ों को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए दुनियादारी। और जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप अड्डा बीत गया। दुनिया भर के, देश भर के लोग देखने आए, पर कई लोग नहीं आ पाए अलग अलग वजहों से। अब उनके लिए हम एक एक करके लल्लन टॉप अड्डे पर जो समागम हुआ, जो सत्संग हुआ, उसके वीडियो रिलीज कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले 23 नवंबर को दोपहर 2 बजे लल्लन टॉप की ऐप पर आप देख सकेंगे कुमार विश्वास के सेशन को। उन्होंने किन पर तंज कसा, राजनीति में आने को लेकर क्या कहा और आखिरी में कौन सी कविताएं सुनाई नई। जरूर देखिए, लल्लन टॉप की ऐप डाउनलोड करिए। मैं विदा लेता हूं, शुक्रिया, शुभ रात्रि। अब गुजरात में मुलाकात होगी। बाय बाय।